आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम ड्रग्स पढ़ेंगे। साल्ब्यूटामोल, जिसको हम एल्ब्यूटिरोल भी बोलते हैं, और दूसरा ड्रग जो आपका है वो नेफेजोलिन है। ठीक है, तो इन दोनों ड्रग्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, और पिछले क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था डोपामाइन और टर्ब्यूटालिन। क्या किया था? डोपामाइन और टर्ब्यूटालिन। तो इन दोनों ड्रग्स के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो अभी भी लेना, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। अब किस पे? आपका जो ड्रग है नया साल्ब्यूटामोल, जिसको आप एल्ब्यूटिरोल कहते हो। ठीक है, वो कहता है कि साल्ब्यूटामोल इज अ बीटा एनर्जिक एगोनिस्ट विद स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडाइलेटर एक्टिविटी। ठीक है, तो साल्ब्यूटामोल जो होता है, पहले तो आपका ये बीटा 2 एनर्जिक एगोनिस्ट होता है, के साथ ही ये स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडाइलेटर एक्टिविटी होता है, जो मैंने कल के क्लास में भी आपको बताया था कि ब्रोंकोडाइलेटर क्या होता है। ठीक है, फिर कहता है कि इट रिलैक्सेस द स्मूथ मसल ऑफ द ब्रोंकाई हेल्पिंग इन ब्रीथिंग डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब क्या करता है कि जो ब्रोंकाई का जो स्मूथ मसल्स होता है उसको ये रिलैक्स फेज में डालता है। और क्या होता है कि मतलब कि जब ये ब्रोंकाई का जो स्मूथ मसल रिलैक्स होता है तो उसके वजह से क्या होता है कि उसके वजह से आप ब्रीथिंग का जो भी आपके बॉडी में डिसऑर्डर है या आपको जो भी ब्रीदिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है वो कई हद तक ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर अगर हम साल्ब्यूटामोल या एल्ब्यूटिरोल का अगर हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो आपका होता है C13 H21, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, ये होता है आपका साल्ब्यूटामोल का स्ट्रक्चर, जिसमें आपका कितना होगा? ऑक्सीजन 3 आपका ऑक्सीजन ग्रुप अटैच होगा। उसके बाद 21 आपके हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, 21, और कार्बन आपके 13 होंगे। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन आपका एक NH जहाँ पे तो N एक अटैच होगा नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक है, तो यही है आपका क्या केमिकल फॉर्मूला का साल्ब्यूटामोल का। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या शो कर रहा है, तो सबसे पहले एक फिनोलिक रिंग है, ऑब्वियस सी बात है, एक फिनोलिक रिंग है। ठीक है, फिनोलिक रिंग है। उसके बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, ऑब्वियस सी बात है, OH ग्रुप अटैच है। ठीक, फिर कहता है कि टर्सरी ब्यूटाइल अमीनो एसाइड चेन, यहाँ पे टर्सरी अमीनो 1 2 3, तो टर्सरी अमीनो ब्यूटाइल चेन आपका है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि दीज स्ट्रक्चरल फीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बीटा 2 सेलेक्टिव एड एनर्जिक एक्टिविटी। अब जो ये स्ट्रक्चरल फीचर्स है इसका कि मतलब फिनोलिक ग्रुप अटैच है, या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, फिनोलिक रिंग अटैच है, या फिर टर्सरी ब्यूटाइल अमीनो साइड चेन अटैच है, तो इन्हीं सब के वजह से इसमें बीटा 2 सेलेक्टिव एड एनर्जिक एक्टिविटी जो होता है वो इनके स्ट्रक्चरल फीचर के वजह से भी होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें, मतलब इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, है ना, तो IUPAC नेम इसका क्या बनेगा? 4,2 टर्सरी ब्यूटाइल अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि साल्ब्यूटामोल का IUPAC नेम क्या है तो आप क्या कहोगे कि IUPAC नेम जो साल्ब्यूटामोल का होता है वो होता है 4,2 टर्सरी ब्यूटाइल अमीनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल और फिनोल। ठीक है, ये हो गया आपका साल्ब्यूटामोल का IUPAC। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये देखो, है ना, ये जैसे कि ये आस्थेलिन इनहेलर है, जैसे अस्थमा के पेशेंट है जिसमें ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है तो वो ये सारे ड्रग्स ले सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जो साल्ब्यूटामोल है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जितने भी रिलेटेड आपके डिजीज हैं उनको ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा, स्मूथ मसल को रिलैक्स करेगा, जिसके वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक होगी। ठीक है, इनहेलर के फॉर्म में भी आएगा, टैबलेट के फॉर्म में भी आएगा। ठीक है, अब फिजिकल केमिकल की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा कि अपीयर एज व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट, मतलब व्हाइट से लेके ऑलमोस्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होगा, स्पेरिंगली सॉल्यूबल होगा वाटर में, फ्रीली सॉल्यूबल होगा इथेनॉल में, एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग बीटा 2 एड एनर्जिक एक्टिविटी। क्या करेगा? एग्जिबिट करेगा किसको?
बीटा 2 एड एनर्जी एक्टिविटी को। स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के प्रेजेंस में इसको नहीं लाना है, लाइट में इसको नहीं लाना है क्योंकि ये सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा लाइट के प्रेजेंट में। देयरफॉर स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। एक तो ऐसे कंटेनर में इसको स्टोर कीजिए जो प्रॉपरली क्लोज हो, दूसरा इसको ऐसे कंटेनर में स्टोर कीजिए जिसमें लाइट आर पार ना हो पाए या लाइट का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये आपका इसी वजह से आप उसकी स्टोरेज और स्टेबिलिटी बनी रहेगी, अदरवाइज खराब हो जाएगी। अगर हम इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट मैंने बताया ही, इनहेलर के फॉर्म में मैंने दिखाया आपको, कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है, सिरप के फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन में भी आता है। कुल मिला के इसके 5 फॉर्मुलेशन होते हैं, टैबलेट, इनहेलर, कैप्सूल, सिरप और आपका एक इंजेक्शन, ठीक है। 5 फॉर्म में आ गए, ठीक। अब अगर हम बात करें इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की, इसकी बात करेंगे पॉपुलर ब्रांड नेम की। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम जो होता है वो बायोनिड्रीन होता है। क्या? बायोनिड्रीन। उसके बाद एस्थेलिन जो मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था, उसके बाद वेंटोलिन, ठीक है। ये तीनों ही बहुत पॉपुलर ब्रांड नेम है जिसके नाम से मार्केट में आपको साल्ब्यूटामोल मिल जाएगा। साल्ब्यूटामोल आपको मार्केट में इन नामों से मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम ओरल डोज की बात करते हैं, किसकी? ओरल डोज की अगर हम बात करते हैं तो ओरल डोज जो इसका होगा वो होगा 24 mg, ठीक है। मतलब कि इसका मेनली जो ओरल डोज हो जाएगा वो 2 से लेके 4 mg के आसपास हो जाएगा। इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस का डोज जो होगा वो 0.25 से 0.5 mg तक होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम मेडिसिनल यूज़ की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम साल्ब्यूटामोल की मेडिसिनल यूज़ की बात करेंगे तो क्या होगा? यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकी से रिलेटेड जो भी आपके अस्थमा होंगे, ब्रोंकियल अस्थमा, उनको ट्रीट करने में ये यूज़ होगा, ठीक है। अस्थमा इज ऑल्सो अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम, है ना। नेजल कंजेशन मतलब जो आपके नोज़ में जाम हो जाता है, ये म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जमा हो जाना, तो इनके वजह से आपको इसमें भी यूज, नेजल कंजेशन में भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब म्यूकस जमा हो जाता है आपके, आप प्रॉपरली ब्रीथ मतलब सांस ले नहीं पाते हो, हो गया। उसके बाद ब्रोंको स्पाज में भी आप यूज़ कर सकते हो, इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर लेबर, ठीक है। प्रीमेच्योर लेबर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसको? साल्ब्यूटामोल, जिसको हम एल्ब्यूटिरोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, साल्ब्यूटामोल खत्म हो गया। अब आपका दूसरा ड्रग जो है वो है नेफेजोलिन। क्या नाम है इसका? नेफेजोलिन। तो नेफेजोलिन जो है वो डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। क्या है? डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, जो कि इमीडिएट मेनली जो एक्ट करता है वो लोकल वेजोकंस्ट्रिक्टर के तरह एक्ट करता है, एंड इट इज़ यूज टू रिलीव नेजल कंजेशन, और ये नेजल कंजेशन से आपको बचाता है, जो कि किसके द्वारा होता है? तो एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से। तो नेफेजोलिन एक सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, ठीक है, क्लास का ड्रग है, जो कि मेनली ये जो एक्ट करता है एज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो यूज़ होता है वो नेजल कंजेशन में यूज़ होता है, जो कि नेजल कंजेशन जो होता है वो एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। ये हो गया नेफेजोलिन के बारे में, ठीक है। नेफेजोलिन आप देख रहे हो, नेफाक्रेस्ट या नोपलिन, इन सब नाम से भी मार्केट में आपको मिलेगा, ठीक है, ड्रॉप के फॉर्म में। उसके बाद अगर हम बात करें इसके केमिकल फार्मूला का, तो इसका केमिकल फार्मूला कार्बन 14, हाइड्रोजन 14 और नाइट्रोजन, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो, स्ट्रक्चर में इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन आपके 14 हो जाएंगे, हाइड्रोजन आपके 14 हो जाएंगे और नाइट्रोजन आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसमें आपका नेफ्थलीन रिंग है। क्या है? नेफ्थलीन रिंग है। उसके बाद इमिडाजोल रिंग है, इमिडाजोल रिंग है आपका। फिर दीज ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसोकंस्ट्रिक्टर एक्टिविटी। तो यही जो रिंग है आपका, नेफ्थलीन और इमिडाजोलिन जो है, वो जो होते हैं वो वेसोकंस्ट्रिक्टर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नेफेजोलिन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है ना, नेफेजोलिन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? 2 नेफ्थलेन 1 YL मिथाइल 4 5 डाइहाइड्रो 1 H इमिडाजोल,
ठीक है, क्या बोलोगे? 2 नेफ्थलीन 1 YL मिथाइल 4 5 डाइहाइड्रो 1 H इमिडाजोल। ये हो गया आईयूपीएसी नेम किसका? नेफेजोलिन का। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? नेफेजोलिन की। तो कहता है कि नेफेजोलिन जो होता है एज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा नेफेजोलिन। ठीक है, जिसका ओडरलेस होता है, मतलब कोई स्मेल नहीं होता है। ठीक है, और बिटर टेस्ट, मतलब टेस्ट में जो है वो आपको कड़वा लगेगा। ठीक है, तो कड़वा टेस्ट का होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि द सॉल्ट फॉर्म इज सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल। तो इसका जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो वाटर और एल्कोहल में सॉल्युबल होता है। क्या होगा? एल्कोहल और वाटर में सॉल्युबल होगा। ओके, उसके बाद एट फिजियोलॉजिकल पीएच, मतलब फिजियोलॉजिकल पीएच पर जो आपका ड्रग है मेनली जो एग्जिस्ट करता है आयोनाइज्ड फॉर्म में, बिकॉज ऑफ द बेसिक इमिडाजोलिन रिंग, क्योंकि जो इमिडाजोलिन रिंग होता है वो बेसिक होता है, क्योंकि उसका जो पीके वैल्यू होता है वो 9 से 10 के बीच में होता है, तो इसलिए ये बेसिक होगा। उसके बाद अगर हम इसका नेफेजोलिन का स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो इसको सबसे पहले आपको क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है। किसमें? क्लोज कंटेनर में। इसको आपको रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना है। ठीक, प्रोटेक्ट करना है इसको हीट से, मॉइस्चर से, डायरेक्ट लाइट से। ठीक है, तभी जाके आप इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज को सही रख पाओगे, अदरवाइज इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज दोनों ही खराब हो जाएगी, जिसके वजह से आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेडिकल पर्पज के लिए वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो है आपका, ये आपको नेजल ड्रॉप और आई ड्रॉप दोनों में मिल जाएंगे। किसमें? नेजल ड्रॉप और आई ड्रॉप के फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसको इन दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं और दोनों ही फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें, क्या पॉपुलर ब्रांड नेम के, तो क्लियर आइज, स्पेकोल और नेफकोन ए के नाम से आपको ये मिलेगा। क्या क्या? क्लियर आइज, स्पेकोल और नेफकोन ए के नाम से आपको ये मार्केट में मिलेंगे। ठीक है, अगर हम डोज की बात करें कि नेफेजोलिन का डोज कितना होना चाहिए, तो नेफेजोलिन का जो डोज है फॉर नेजल म्यूकोसा जो है वो 2 ड्रॉप ऑफ 0.05% सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब नेजल म्यूकोसा, नेजल के लिए आप नोज के लिए यूज कर रहे हो तो आपको 2 ड्रॉप 0.05% सॉल्यूशन में लेना है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका फॉर कंजक्टिवा, है ना। कंजक्टिवा के लिए अगर आपको लेना है तो द कंजक्टिवा इज थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द इनर आई लिड्स एंड कवरिंग द वाइट पार्ट ऑफ द आई, तो हम स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, कंजक्टिवा में क्या होता है कि एक थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग आ जाता है इनर लिड पे, जो कि आपका व्हाइट वाला पार्ट होता है आँख में, तो उसको वो क्या कहते हैं? कवर करने लगता है, तो इसी फेज को हम कंजक्टिवा कहते हैं। तो कंजक्टिवा के लिए जो मेनली आपका डोज होता है इसका नेफेजोलिन का, वो 1 से 2 ड्रॉप होगा 0.1 नेफेजोलिन सॉल्यूशन में एवरी 3 से लेके 3 से 4 घंटा के बीच में। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इसका डोज यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मेडिसिनल यूज, तो मेडिसिनल यूज जो होता है, यूज रिलीव नेजल कंजेशन, आपने पढ़ ही लिया। नेजल कंजेशन के लिए होता है जो कि एलर्जी और इन्फेक्शन के वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद यूज टू रिड्यूस रेडनेस एंड इरिटेशन ऑफ आइज, आइज में जो बहुत ज़्यादा रेडनेस होने लगती है, आपका आँख लाल हो जाता है या बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप नेफेजोलिन का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये था आज का ड्रग आपका 2, कौन कौन सा था? साल्ब्यूटामोल जिसको एल्ब्यूटिडोल कहते हैं, और एक था आपका नेफेजोलिन। ठीक है, तो आज हमने ये दोनों ड्रग पढ़ लिया। कल के क्लास में हम हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में से ड्रग में आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।